किसी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे और हम उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम मैग्नेटिज्म जब प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि H और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, इन दोनों के बीच में जो कर्व बनता है उस कर्व को मैं बोल देता हूँ हिस्टेरिसिस कर्व या हिस्टेरिसिस लूप, वो बोल देते हैं। अब हिस्टेरिसिस कर्व या हिस्टेरिसिस लूप किस तरह से बनता है, मैग्नेटिज्म कैसे इंड्यूस होता है किसी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कल आपको बताया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल या फिर एल्निको। एक अलॉय होता है, एक अलॉय होता है AlNico, एल्निको। ये किसकी हेल्प से बनता है, एल्यूमिनियम प्लस निकल, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, इन तीनों को मिक्स करके ये अलॉय बनता है। और ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आप रखें तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं, दोबारा से मैं बताता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा फील्ड होता है जिसमें हम किसी मटेरियल को रखते हैं और उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बोलते हैं H, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोल देते हैं B। ठीक है, तो H और B के बीच में कब बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H तो लेंगे एक्स एक्सिस पर, इधर बनाता हूँ बीच में, H तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स एक्सिस पर, और B को हम लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाना शुरू करते हैं, आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा बी में और कैपिटल एच में। कैपिटल एच हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है, ये वो वाला फील्ड है जिस फील्ड में मैंने किसी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट नहीं है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन वो मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक भी तो एक मटेरियल है। तो अगर मैं किसी मैग्नेट के पास किसी प्लास्टिक को रख दूंगा तो क्या प्लास्टिक किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, हम कहेंगे नहीं होगी। क्यों, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम याद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैंने अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो वो उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अट्रैक्ट होगा उस फील्ड की तरफ। तो जब वो उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना तो उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने लगता है, उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। और वो मैग्नेटिज्म किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक फील्ड है, आप ये समझ लीजिए ये जो है ये एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और इसके अंदर आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया ऐसे, है ना। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख दिया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर धीरे धीरे मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होगा इस मटेरियल के अंदर। तो शुरुआत में इस शुरुआत में इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो इस पूरे फील्ड में ये जो लगभग क्वाड्रिलेटरल के तरीके का जो शेप दिखाया है, इस पूरे फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कॉल्ड एच। और इस एच की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज बी। ठीक है, तो इस एच और बी के बीच में मैं यहाँ पर एक रिलेशन, एक कर्व देखना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना एच, ये मेरे कंट्रोल में है, ये वेरिएबल है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक सोलेनोइड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड में अगर मैं करंट लगातार बढ़ाता चला जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स लगातार बढ़ाता चला जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। भाई करंट के और नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो मैंने सोचा कि चलिए भाई सबसे आसान तरीका ये है, टर्न्स में भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आप करंट बढ़ाते चले जाएं। तो आपने करंट के लिए एक नॉब लगा ली, जैसे किसी स्टेबलाइजर के अंदर नॉब होती है, आप उसमें करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू कम करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो फिर मैंने ये कहा कि इनिशियली हमने यहाँ ये जो पूरा फील्ड था इसमें हमने एच की वैल्यू को 0 रखा। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 है तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बी, वो भी 0 रहेगा। तो इनिशियली हमारा एच भी 0 और हमारा बी भी 0। तो ये पॉइंट तो है बेटा ओरिजिन, ओरिजिन पर दोनों चीजें 0 0 रहेंगी। फिर क्या होता है, फिर जो है आप धीरे धीरे एच की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, आपने धीरे धीरे एच की वैल्यू बढ़ानी शुरू करी, एच की वैल्यू आपने थोड़ी सी बढ़ाई यहाँ तक करी, तो आपने ये ऑब्जर्व करा कि बी की वैल्यू इतनी थी। आपने एच की वैल्यू और बढ़ाई तो बी की वैल्यू इतनी थी, आपने और बढ़ाई तो इतनी थी, और बढ़ाई तो इतनी थी। ठीक है, तो इन डॉट्स को जब हम मिलाते चले गए, जब हम इन डॉट्स को मिलाते चले गए तो कर्व जो है वो कुछ ऐसा बना, ये इस तरीके का, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये जो बना है, और यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ना, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में फिर आप एच को कितना भी बढ़ाते चले जाओ, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ेगा नहीं। मेरी बात इतनी समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया सभी को? बताइए, बताओ शिवांगी, क्लियर है इतना कि ये एक पैटर्न है कि इस तरह से जब आपने एच को धीरे 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 आप बढ़ाते गए तो ये ऐसे तेजी से ऊपर बढ़ता है और फिर एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये है कि अब इसके बाद आप एच की वैल्यू कितना भी बढ़ाएंगे आपका बी बढ़ेगा नहीं। फिर आपने ये सोचा कि अच्छा मैंने चलो इसको बढ़ाया, तो अब ये जो वैल्यू है ना, जिस वैल्यू पर सैचुरेशन आ गया कि अब बी बढ़ेगा नहीं, इस वैल्यू को बेटा हम बोलेंगे एच मैक्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एच मैक्स। फिर आपने कहा कि चलो बढ़ाया है इसको, जरा कम करके देखते हैं, जरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिड्यूस करके देखते हैं, कम करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, क्या ये वापस फिर से 0 हो जाएगा? इसको 0 करने पर क्या ये 0 हो जाएगा? तो हम क्या देखते हैं कि जब मैं मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू को, एच की वैल्यू को जब मैं रिड्यूस करता हूँ ना, तो फिर ये सेम पाथ फॉलो नहीं करता। इनिशियली तो ऐसे चलेगा ग्राफ, मतलब इनिशियली तो जब मैं एच को बढ़ाऊंगा तो बी इस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अब जब मैं एच को धीरे धीरे घटाता चला जाऊंगा तो बी इसी पाथ पर वापस आकर रिड्यूस हो, इसी पैटर्न पर रिड्यूस हो। ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हमने इसको घटाना शुरू करा एच को, तो फिर ये इस तरह से कम होगा, ऐसे इस तरह से कम होगा। बताइए, इतना क्लियर? तो अब मैं ये कहूंगा कि ये यहाँ पर आकर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है जो इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमारा 0 कब होगा? जब y एक्सिस की, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी मेरे को x एक्सिस पर। ठीक, तो इस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। तो लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर जब मैंने इसको घटाता चला गया तो इस पॉइंट पर आकर मेरा h 0 हो गया, इस पॉइंट पर आकर मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने शुरुआत में एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने इसके अंदर रखा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब मैंने धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाई तो वो इस तरीके से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता चला गया उस मटेरियल में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इनिशियली मेरी एच की वैल्यू भी 0 थी और बी की वैल्यू भी 0 थी। अब मैंने वापस घटाकर एच की वैल्यू को 0 कर दिया, एच की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। जब मैंने एच की वैल्यू को 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ था मटेरियल के अंदर वो भी 0 हो जाना चाहिए।
लेकिन एच की वैल्यू 0 होने पर भी ये 0 नहीं हुआ। ये चीज समझ में आ गई? बताओ, ये चीज समझ में आ गई सभी को कि एच की वैल्यू 0 होने पर भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। हाँ ये 0 नहीं हुआ, इसकी वैल्यू ये थी। तो हम इसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट को बेटा बोलते हैं ए, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे बी, और इस वाले पॉइंट को बोल देंगे हम सी। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये बी, ये 0 कहां पर हुआ? ये इस पॉइंट पर आकर 0 हुआ, सी पॉइंट पर आकर। हमने ये कहा कि ये एच को नेगेटिव में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू नेगेटिव में कैसे होगी? हम कहेंगे वो नेगेटिव का मतलब सीधा सीधा यही है, करंट जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है तो मैं कहता हूं कि मेरा करंट पॉजिटिव है। जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाए तब मैं बोलूंगा कि मेरा करंट जो है वो नेगेटिव। सिमिलरली मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा मैग्नेटिज्म पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उनको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि हम उनको साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ भेजने की कोशिश करें, जैसा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो वैसा करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड नेगेटिव होगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना, और इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था तो इस पॉइंट पर आकर ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हमने कहा कि चलो इसको और घटाते हैं, फिर जितनी पॉजिटिव में वैल्यू ली थी उतनी ही नेगेटिव तक की वैल्यू भी चेक करेंगे। तो ये क्या होगा, ये घटते घटते और ये इधर पहुंचेगा ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर फिर वापस ये कांस्टेंट हो जाना है ऐसे। मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब अब आप एच को कितना भी रिड्यूस करो, अब ये और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। ये वैल्यू इसके नीचे, ये वैल्यू जो है, ये जो ऐसे आ रही है वैल्यू, ये इसके नीचे नहीं जाएगी, मतलब बी और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज, ये नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट ये है कि अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा हमारा डी, और ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। अब इसको अगर यहां से मिलाया तो ये माइनस एच मैक्स कहलाएगा। बताइए जी, क्लियर है? बताओ क्लियर है? ये पॉजिटिव ऑफ एच मैक्स और ये नेगेटिव ऑफ एच मैक्स। तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंड्यूस होता है, तो इसको मैं बोल देता हूं क्या, इनिशियल बिल्डअप, इनिशियल बिल्डअप। आप इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। फिर मैंने क्या करा कि अब मैं इस लेवल से, अब मैं इस लेवल से वापस एच को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव से बढ़ाकर आप इसको पॉजिटिव तक ले जाओ। तो अब आप इसको आगे बढ़ाते हो तो आप देखोगे कि थोड़ा बढ़ाया तो वैल्यू यहाँ मिलेगी, थोड़ा और बढ़ाया तो वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो जब इन छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स मिलते चले जाएंगे तो ये इस तरह से आगे, इस तरह से या इस तरह का कर्व बनेगा, ऐसे करके ऐसे, और फिर वापस ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये मैग्नेटिज्म ऐसे यस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। कृतिका क्लियर है? लक्ष्य, शिवांगी बताओ क्लियर है? यस सर। ओके, तो इनिशियली जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इस तरीके से डेवलप होता है, यहाँ सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचता है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद आगे का कुछ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आप एच की वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आपको बी की वैल्यू कांस्टेंट मिलती चली जाएगी, तो आगे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना भी बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। फिर हमने कहा कि चलो अब जब यहाँ इसके बाद सैचुरेशन आ गया तो वापस इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो वापस हमारे तो दिमाग में ये था कि जब मेरा एच वापस मैं रिड्यूस करके 0 करूंगा तो ये बी भी वापस 0 पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट हैज फॉलोड अ डिफरेंट पाथ, इसने एक डिफरेंट पाथ फॉलो करा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इतनी वैल्यू आई मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, कितनी, इतनी, ये वाई एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी यही तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है।
तो ये ओबी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की जब मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच जब मेरा जीरो था, ठीक है। फिर मैंने इसको और रिड्यूस करा, जब मेरा एच नेगेटिव में चला गया तब मेरी बी की वैल्यू जीरो आई। तो इन दो चीजों को मैं स्टडी करूंगा। देखिएगा, हम ये कहेंगे ना मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को मैंने पूरी तरह से रिमूव कर दिया, रिमूव करने का मतलब ये होता है बेटा कि मैंने इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया। जब मैंने एच की वैल्यू को जीरो कर दिया तब मेरी बी की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। इसका मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा, कितना, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा ना, जो चीज बचती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू। तो इसलिए ओबी को हम क्या बोलेंगे, ओबी को क्या बोलेंगे, रेजिडुअल फील्ड। रेजिडुअल फील्ड और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस, REMANENCE, इसको बोलते हैं रिमेनेंस। तो ये जो फील्ड है ये वो फील्ड है जब मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की वैल्यू जीरो कर दी, मतलब एच को मैंने टोटली रिमूव कर दिया, तब भी मैग्नेटिक मटेरियल में इतना मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया तब भी जो मटेरियल था उसमें मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा है। इसका मतलब अब वो मैग्नेट बन गया है, क्योंकि अब उसको एच की जरूरत नहीं है। आपने एच को रिमूव कर दिया, आपने एच को जीरो कर दिया, तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा। यानी कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट। बताओ ये क्लियर है शिवांगी, कृतिका? यस सर। ठीक है ना? तो ये चीज होती है, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं कि जब उनको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड, दिस ओबी इज कॉल्ड व्हाट, रेसिडुअल फील्ड और रिटेंटिविटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज्म को जीरो बनाने के लिए हमने फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच है उसको और रिड्यूस करा, उसको रिड्यूस करा, रिड्यूस करके हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर चले गए। कैसे, ये देखिए हम एच को घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं और कहां तक पहुंचे, माइनस एच मैक्स तक। तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन है बी है, वो भी लगातार रिड्यूस होता रहेगा एंड इट बिकम्स जीरो एट अ वैल्यू h इज इक्वल टू OC। ठीक है। जब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OC, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी ये आपका जीरो हो जाएगा। तो दिस OC एट दिस वैल्यू, कि यहाँ पर जब आपकी मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जब वैल्यू यहाँ आएगी तो मेरा जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड था जो ये वर्टिकल एक्सिस पर दिखा रहे हैं, ये यहाँ से घटता 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 यहाँ आकर जीरो हो गया। ये जीरो हो गया तो हम ये कहेंगे द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर विच this magnetism of the sample becomes zero is called coercivity of the sample, is called coercivity of the sample। तो ये जो OC है इसको बोलते हैं हम coercivity। बताइए जी, क्लियर है? coercivity क्या है कि जिस फील्ड की वैल्यू पर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिस वैल्यू पर हमारा कैपिटल बी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इस वैल्यू को OC को मैं बोलूंगा कोएर्सिविटी। ठीक, ये जो वैल्यू है जहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक, तो उस टाइम जो बी की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल फील्ड और रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। जिस टाइम पर बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो एच की जो वैल्यू होगी उसको मैं बोलूंगा कोएर्सिविटी ऑफ द सैंपल। बताइए, क्लियर? तीनों बच्चों को क्लियर है? ठीक है। और ये जो ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो कंप्लीट ग्रुप है ए बी सी डी ई एफ ए is called hysteresis group। बोलिए जी, समझ में आ गया?
हिस्टैरिसीस लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। हिस्टैरिसीस लूप एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ में ये दो जो डेफिनेशंस है, रिटेंटिविटी और कोवर्सिविटी, ये दो डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही, बाकी मैं एक दो न्यूमेरिकल्स देखूंगा और उसके बाद में इसमें सिर्फ दो टॉपिक बचे हुए हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बेहद आसान टॉपिक है, जो 10th में भी हमने कर रखा है। वो मेरे एज सच कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको उसको कराऊं, उस चीज के आपको नोट्स भी भेज दूंगा, उसी से हो जाएगा थ्योरेटिकल टॉपिक। उसमें कोई टाइम वेस्ट करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई पर्सनली जरूरत है। तो मैं इसमें जो दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ और फाइनली फिर फिनिश अप करते हैं इस चैप्टर को। इसमें और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी, मंडे को मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो लास्ट चैप्टर, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका। ठीक, चलिए जी। तो मैं जरा एक दो न्यूमेरिकल्स देखता हूँ, और न्यूमेरिकल्स भी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए जी, मैं सारा मिटा रहा हूँ, तो नोट्स तो इसके मैं भेज ही दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ कर लें तो अच्छा है। बेटा बताइए, तो समझ में आ गया ना दोनों को, दीपिका शिवांगी? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रेसिप्रोसिटी में तो पूछ सकते हैं दोबारा, एक बार पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अभी इस चैप्टर के नोट्स भेजे नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको। चलिए नोट करिएगा, क्वेश्चन है ऑब्टेन obtain obtain the Earth's magnetization, full stop, assume that the Earth's field can be approximated, assume that the Earth's field can be Earth's field can be approximated by a GIANT giant bar magnet। giant का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत विशाल, giant bar magnet of magnetic movement of magnetic movement 8 into 10 की पावर 22 8 into 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप। The Earth's radius is 6,400 kilometer. The Earth's radius is 6,400 kilometer. Obtain the Earth's magnetization। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि हमसे कैपिटल एम की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन कभी डिस्कस करा हमने, क्या होता है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप ये देखिएगा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन एज 8 into 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि स्मॉल एम जो है वो है 8 into 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अर्थ का रेडियस उन्होंने दे रखा है 6,400 किलोमीटर। ठीक है, तो अर्थ का मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि m अपॉन v मास पर यूनिट वॉल्यूम यही होता है मैग्नेटाइजेशन में। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, assuming that earth is a spherical body, volume of earth
वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू डालिएगा 4/3 और पाई की वैल्यू क्या हो गई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 6400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और इसका क्यूब, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ से 2 जीरो लेकर अगर इसमें जोड़ देंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, और 10 की पावर 5 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15, क्योंकि पावर की पावर में बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना है, ये 2 जीरो है और ये है 10 की पावर 3, तो 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 हो गया 10 की पावर 5, और उसकी भी पावर 3 है तो 5 3 हो गया 15। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इतना आ गया। अभी ये पूछ रहे मैग्नेटाइजेशन बताना है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अर्थ, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल बी, और स्मॉल एम कितना है 8 इंटू 10 की पावर 22, 8 इंटू 10 की पावर 22, और कैपिटल बी कितना है 4/3 तो 3.14 इंटू 64 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 15। अब ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 4 2 8 हो गया, 2 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 15 भी ऊपर चला गया, 22 माइनस 15 कितना हो गया 10 की पावर 7, ये 3 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64 का क्यूब, ये हो गया। और इसकी कैलकुलेशन में टाइम खराब ना करते हुए सीधा मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, वो आप देख लेना क्या इसका होगा, 72.9 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। जो मैग्नेटाइजेशन है इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। बताइए क्लियर है इतना, बताइए जी इतना क्लियर है, चले आगे। हाँ जी समझ गए शिवांगी, क्लियर है? यस सर। ठीक है इतिका, आकृति क्लियर है? सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला और कुछ नहीं करा, ठीक है चले आगे। यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्या है कि ये एक एरिया की बात हो रही है, एक ना एरिया की बात हो रही है कि a domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer। उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक आयरन के अंदर एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो क्यूब की फॉर्म में है, जिसकी लेंथ है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसकी साइड लेंथ है 1 माइक्रोमीटर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन, नंबर ऑफ आयरन एटम्स बताने हैं उसके अंदर, डोमेन के अंदर, and the maximum dipole moment and magnetization of the domain. The molecular mass of iron is 55 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के अंदर 55 ग्राम उसका मास है। 55 ग्राम क्या दे रखा है, एक तरह से उसका जो मास होता है एटॉमिक मास है वो दे रखा है, ठीक। एंड इट्स डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। assume that each iron atom has a dipole moment of इतना, हर एक आयरन एटम का डाइपोल मोमेंट इतना है, ये इन्होंने दे रखा है। तो आप ये तीन चीजें बताइए, एक तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन, दूसरा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, और तीसरा मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, पूरे डोमेन का मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम वो बताना है।
तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं वॉल्यूम निकालूंगा इसकी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ये क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड कितना दे रखा है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इसका क्यूब, और जो माइक्रोमीटर है उसको आप माइक्रोमीटर में मत रहने दीजिए, उसको आप नॉर्मली मीटर में कन्वर्ट करिए। देखो क्या होगा, माइक्रो का मतलब आप जानते होंगे 10 की पावर -6, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो गया, और इसका क्यूब, तो जब क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -18 मीटर क्यूब ये हो गया। अभी क्या है कि मैं इसको जानबूझकर मीटर क्यूब को मैं जानबूझकर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, आप समझ जाएंगे कि मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, आप ये देखिएगा, पहले इसको करो सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 100 3 बार आ रहा है, कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 10 की पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये क्या हो गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया, और इन्होंने हमको डेंसिटी दे रखी है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इतना एंड डेंसिटी इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने इस वजह से अपना वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो यही होती है, मीटर क्यूब में ही होती है, तो ये भी और ये भी दोनों आप लेकर चाहिए, पर मास निकालने के लिए मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में रखूंगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब देखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 7.9 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना 10 की पावर -12, तो 7.9 इंटू 10 की पावर -12 क्या आ गया ग्राम आ गया बेटा, क्योंकि ये था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो रिजल्ट आएगा मास जो आएगा वो हमारा ग्राम में ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो मास इतना आ गया। जब मास इतना आ गया तो अब ये है सबसे पहले जो उन्होंने पूछा है ना बेटा, वो पूछा है नंबर ऑफ आयरन एटम्स। नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एक मोल में, हम जानते हैं कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और एक मोल में ही क्या होता है, एक मोल खुद के मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर 1 मोल और 55 ग्राम of iron has 6.022 या 023 more appropriately 023 होता है into 10 की पावर 23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं ना, तो 1 मोल में इतना यानी कि 55 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना 1 ग्राम ऑफ आयरन has 6.023 into 10 की पावर 23
अपॉन 55 क्या एटम्स। ठीक है, 1 ग्राम में कितने एटम्स हो गए, तो 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ग्राम में कितना, 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ग्राम ऑफ आयरन एज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 55 मल्टीप्लाइड बाई 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इतने एटम्स। बता दीजिए बेटा, इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? याद रखिएगा कि पता नहीं होगा आप लोगों को कि एक मोल जो है वो खुद के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, एक मोल में इतने होते हैं। तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, खुद का मॉलिक्यूलर मास। तो यानी कि 55 ग्राम में इतने एटम्स, तो 1 ग्राम में 55 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ग्राम, जो मैंने इसका डोमेन का मास निकाला है, तो इसमें कितने एटम्स, इतने। बताइए जी, क्लियर है? 7.9 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है कि नहीं, बोलो बताइए जी, चलें आगे, समझ गए? नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब इसको हमें डिवाइड Yes, करेंगे। sir. ओके ओके, 8.65 इंटू 10 की पावर 10 एटम्स ये आ रहा है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, देखिए कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि एंड द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकलेगा, डाइपोल मोमेंट होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट की जब वैल्यू निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है I इंटू ए। लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट ना दे रखा है, assume that each iron atom has a dipole moment of इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक आयरन एटम में कितना डाइपोल मोमेंट है, मैं मिटाकर कर रहा हूँ यहाँ पर। गिवन गिवन डाइपोल मोमेंट ऑफ वन आयरन एटम, वन आयरन एटम इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो एक आयरन एटम का इतना दे रखा है, तो मेरे पास कितने आयरन एटम्स आए इतने, तो इनका कितना होगा, therefore dipole moment of 8.65 into 10 की पावर 10 atoms is equal to 9.27 into 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 10। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 आ रहा है। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बेटा कितना आएगा इसमें, बताइए, समझ गए? ये एक आयरन एटम का इतना दे रखा है, तो टोटल कितने आयरन एटम्स निकाले हमने, इतने। तो टोटल आयरन एटम्स में कितना, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इतना। तो सारे एटम्स का मिलकर इतना डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इससे ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट हो ही नहीं सकता। तो यही डाइपोल मोमेंट जो है ये मेरा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हो गया, एम मैक्स कह दीजिए इसको। एम इज फॉर डाइपोल मोमेंट एंड मैक्स इज फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में पूछ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल बी। अब स्मॉल एम क्या है, यही जो निकाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 13। बिकॉज ये एम्पियर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो अब जो मैं वॉल्यूम लूंगा, वॉल्यूम जो निकाला था वो मैं सेंटीमीटर क्यूब वाला ना लेकर मीटर क्यूब वाला लूंगा,
तो ये हो गया 10 की पावर -18, इसको ऊपर ले जाओ, 18 - 13 हो जाएगा 5, तो 8 × 10 की पावर 5 क्या एम्पियर पर मीटर। बताइए जी, क्लियर है तीनों को? Yes, sir. क्लियर है जी? ठीक है, इसके नोट्स में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के। और नेक्स्ट क्लास फिर आपकी ना मंडे को होगी। मंडे को मैं 1:30 पर ले पाता हूँ क्लास या नाइट में ले पाता हूँ, वो आपको मैं मैसेज कर दूंगा। और अगला चैप्टर फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है, जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला है, वो बेहद आसान टॉपिक है। वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँ, कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, थ्योरेटिकली है, तो वो मैं नोट्स में तो वो आपको भेज नोट्स दूंगा। में तो होगा ना? हाँ, नोट्स में इंक्लूड करके भेज दूंगा, वो छोड़ूंगा कुछ नहीं, नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, तो वो मैं सारी चीज आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद फिर मैं अगला शुरू करवाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 28 से करा दूंगा, परसों से स्टार्ट, कल की छुट्टी रखूंगा। Okay, ठीक है sir. जी, फिर चलिए जी, आज के लिए इतना ही। ओके। Thank you, sir. Bye, sir. ओके जी, Thank you, sir. ओके।